हेलो एवरीवन, मैं ओम प्रकाश प्रजापति। आज ट्रू मीडिया के पॉडकास्ट में हमारे मेहमान हैं रिंकल शर्मा जी। रिंकल शर्मा जी कवित्री हैं, लेखिका हैं, अभिनेत्री हैं, निर्देशक हैं और समाज सेविका हैं। रिंकल शर्मा जी, आपका ट्रू मीडिया के पॉडकास्ट में हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को मेरा नमस्कार। जैसा कि हमें सूत्रों से पता चला है रिंकल जी कि आपने अभिनय किया है, वेब सीरीज में काम किया है। ये अनुभव आपको कैसा रहा और ये लेखन से कुछ अलग रहा, इस विषय में हमारे दर्शकों को कुछ बताएं। देखिए, जब भी हम कुछ अच्छा करते हैं जी, तो वो अनुभव हमेशा अच्छा ही रहता है। बहुत खुशी होती है जब हम कुछ एक नया कुछ करते हैं। लेखन में आपने जैसे कहा कि इससे बहुत सहायता मिलती है, क्योंकि हम समझ पाते हैं कहानी में जब हम किसी किरदार को बुनते हैं तो वो किस तरह से उसको पर्दे पर निभाएगा, किस तरह से वो उस चरित्र में जो हम समस्याएं दिखा रहे हैं या जो हम बातों को कहना चाहते हैं वो किस तरह से हमारे पर्दे पर आएगा। इस चीज़ में हमें बहुत सहायता मिलती है, तो इस किरदार को बुनने में हमें बहुत मदद मिलती है। तो और कहते हैं ना कि जब आप कुछ हटकर करते हैं जी, तो वो बहुत अच्छा लगता है। जी, जी, तो बिल्कुल। बहुत खुशी होती है जब इन चीज़ों को हम देखते हैं और बहुत कुछ सीखने को मिलता है। रिंकल जी, जब आप उस किरदार को करते हैं, जब तैयारी करते हैं और जब करते हैं, तो क्या उसमें जीना होता है मन को, और इस शरीर को, उस किरदार को किस तरह से जीते हैं तब उसको आप प्रफुल्लित कर पाते हैं? देखिए, जब हम किसी किरदार को निभाते हैं पर्दे पर जी तो ये बात सही है कि हमें उसे जीना पड़ता है। जी जी जी, क्योंकि कहते हैं ना कि जब तक हम उसको आत्मा में अपनी में नहीं उतारेंगे तब तक हम उसके साथ पूरी तरह उस भूमिका से न्याय नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल। क्योंकि होता क्या है कि आपने सिर्फ एक किरदार को लिखा और उसको ऐसे ही निभा दिया तो उसमें कहीं ना कहीं एक जीवंतता नहीं आती है। जी जी, तो जब हम किसी किरदार को लिखते हैं, रचते हैं, तो हमें उसके बारे में सोचना पड़ता है। हमें सोचना पड़ता है कि अगर कोई महिला है, वो गरीब है, घरों में काम कर रही है, तो वो किस तरह से उसको सोचेगी, क्या उसकी बॉडी लैंग्वेज होगी, किस तरह से वो संवाद बोलेगी। तो कहीं ना कहीं अब उस चरित्र को अपने अंदर हमें उतारना तो पड़ता ही है, तभी हम उसको जीना पड़ता है। जी जी जी, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी आपने रिंकल जी हमारे दर्शकों को बताया कि जो हम अभिनेता या अभिनेत्री को देखते हैं स्क्रीन पर, लेकिन उन्हें जीना पड़ता है उस एक्ट में, जब भी वो प्रेजेंटेशन दे पाते हैं। हम आगे बढ़ते हैं। जैसा कि हॉलीवुड की उस वेब सीरीज में भी आपने अपनी वॉइस ओवर दी है जी, वो वॉइस ओवर की तैयारी किस तरह से की? अगर वो वॉइस ओवर आपको याद है तो उसके कुछ लाइनें हमारे दर्शकों को सुनाए और वो अनुभव कैसा रहा? वॉइस ओवर का जो अनुभव है वो हमेशा बड़ा शानदार रहता है। जी जी, मुझे बहुत मज़ा आता है जब मैं वॉइस ओवर करती हूँ, क्योंकि होता है क्या है कि आप अपनी आवाज़ के द्वारा जी अपनी जो अभिनय है आप उसे दर्शा रहे हैं। जी जी, अभी जैसा आपने हॉलीवुड फिल्म की बात की जिसकी मैंने डबिंग की है, जी जी, तो उसको करने में क्या रहा कि आप देखिए, हम जो हिंदी भाषा बोलते हैं जी, वो हिंदी भाषा का जो हमारा उच्चारण होता है, हमारे जो शब्द हैं हम उनको थोड़ा सा ना, आप देखेंगे हम मुंह को थोड़ा सा बड़ा सा खोलते हैं, तब उसको बोलते हैं कि ओ या आ, तो हमारा मुंह खुलता है बहुत ज़्यादा जी। लेकिन जब हम इंग्लिश में यानी अंग्रेजी में जब हम कुछ कहते हैं, आप उनका देखेंगे तो बहुत ही स्लाइटली थोड़ा सा हमारे होंठ चलते हैं और उसी से हमारा जो काम है बहुत हद तक हो जाता है। तो जब हम एक अंग्रेजी फिल्म का और हम जब डबिंग करते हैं उसको हिंदी में, तो हमें बहुत चीज़ों का ध्यान पड़ता है। मतलब टेक्निकली हमें कुछ चीज़ें बहुत देखनी पड़ती है कि जब किरदार जो है उससे उसकी लिपसिंग हमारे उससे मैच करनी चाहिए, कि जो हम कह रहे हैं वो लगे दर्शकों को कि हाँ, ये यही जो कैरेक्टर है यही बोल रहा है। बहुत बार जो उम्र के हिसाब से हमें अपनी आवाज़ को बदलना पड़ता है। अगर हम एक किसी 55 साल की महिला को आवाज़ दे रहे हैं तो अपनी आवाज़ में हमें थोड़ा सा बेस उसमें लाना पड़ता है। अभी जैसे जो मैंने वेब सीरीज की तो उसमें मैंने करीबन 4 जो हमारे चरित्र थे उसको मैंने आवाज़ दी, जिसमें एक 55 साल की महिला थी, एक 26-27 साल की जो लड़की थी और एक करीबन 30-35 साल की महिला थी। तो उनको जब हम आवाज़ देते तो हमें बनाना पड़ता है कि नहीं, ये अगर 25 साल की लड़की है तो उसकी, और नॉटी है तो उसकी आवाज़ थोड़ी क्रैंकी उसकी वॉइस आएगी। हम ऐसा नहीं कर सकते कि नहीं, उसको बिल्कुल एक ही लय में, एक ही रिदम उसमें हम बोलते चले जाएँ। तो अभी जैसे एक चरित्र था, उसमें कहते हैं, हेलो तुम क्या कर रही हो यहाँ पे, तुमने ऐसे सोच कैसे लिया कि मैं तुम्हें अपना इन नंबर वारिस बनाऊंगी।
अब वही जब वो हमने दिखाया कि उसकी माँ है, अब उसकी माँ जो हमने दिखाई वो थोड़ी सी बीमार थी और अपनी बेटी से बहुत ही आत्मीयता से बात कर रही थी, तो कुछ इस तरह से था कि अच्छा हुआ जो तुम यहाँ पर आ गई, मैं सोच ही रही थी कि तुम शादी के बाद अपने पति के साथ खुश रहोगी या नहीं रहोगी। तो इस तरह से हमारी जो आवाज़ है, प्रेजेंटेशन है, हमें उसमें बदलाव करने पड़ते हैं। बहुत बारीक बारीक टेक्निकल चीज़ें होती हैं जिनका हमें ख्याल रखना पड़ता है। लेकिन चाहे अभिनय हो या वॉइस ओवर हो, उसमें जीना पड़ता है, तभी वो क्वालिटी, वो विशेषता निकल पाती है। बिल्कुल। रिंकल जी, आप लेखिका हैं, कवित्री हैं, आपने अभिनय भी किया है, वॉइस ओवर भी देते हैं, पत्नी भी हैं, घर भी है, रसोई भी है आपकी। ये सब आप जो अपनी दिनचर्या कैसे प्रबंध कर लेती हैं और दिनचर्या की शुरुआत आपकी कैसे होती है? हाँ, ये देखिए ओम प्रकाश जी, मैं इसमें यही कहूँगी कि हमारे यहाँ तो सदियों से कहा जाता है स्त्री को देवी की तरह माना जाता है, और हम एक देवी की जो कल्पना करते हैं ना, वो अष्टभुजा देवी के उसमें करते हैं। यानी कि जब हम देखते हैं किसी चित्र को देवी का, तो उसमें कहीं पर शंख है, किसी हाथ में चक्र है, कहीं तलवार है, कहीं गडासा है। आज की जो महिला है वो भी अष्टभुजा है, उसके एक हाथ में मोबाइल है, एक में वो हाथ में अगर खाना बना रही है बच्चों के लिए तो बेलन भी है, कहीं लैपटॉप भी है, अगर वो अब लिखती है मेरी तरह है तो कलम भी है उसके हाथों में। तो वो कहीं ना कहीं जो हमारे कहते हैं ना अष्टभुजाएं, हम वो लेके घूमते हैं, हमारे किरदार में है वो चीज़ें कि जब हम बच्चे को पढ़ा रहे हैं तो एक शिक्षक का हमारा रूप आ जाता है। हम जब एक अपने पति के साथ बातचीत करते हैं, उनके साथ घर के मुद्दों पर कहीं पर बातचीत करते हैं, तो कहीं ना कहीं उसे ऐसा महसूस होता है कि हाँ भाई, एक मित्र मेरे साथ में है। और उसी तरह से हमारे काम में है, तो कहते हैं कि बैलेंस हमें बनाना पड़ता है चीज़ों में, समय निकालना पड़ता है। किसी जीनियस ने कहा था ना कि हर कामयाब इंसान के पास भी 24 घंटे ही थे। बिल्कुल। तो उन्हीं 24 घंटों में हमें ये मैनेज करना पड़ता है। और मुझे लगता है कि महिलाओं को ईश्वर ने ये वरदान दिया है कि वो बखूबी एक साथ बहुत सारी चीज़ों को कर लेती हैं, काम कर सकती है, मेंटेन कर सकती है। वाह वाह वाह, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। हम परिवार की बात कर रहे हैं रिंकल जी, तो हम आगे बढ़ते हैं। जैसा कि वर्तमान में हम देख रहे हैं कि जो शिक्षित वर्ग है, विशेषकर मैंने शिक्षित वर्ग को लिया है, जो शिक्षित वर्ग है और वो जॉब पर भी है, चाहे वो मेल है या फीमेल है, शिक्षित होने के बावजूद भी आज के समय में दिल्ली एनसीआर में तलाक के मामले दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। न्यायालयों में तलाक को लेने के लिए बहुत सारी भीड़ लगी हुई है और ये भीड़ बढ़ती जा रही है। और ये वो लोग हैं जो शिक्षित वर्ग हैं, जो अपने पैरों पर खड़े हैं, जो वर्किंग हैं। पहले जो फीमेल कम पढ़ी लिखी होती थी या वर्किंग नहीं होती थी, लेकिन शिक्षित पुरुष शिक्षित होते थे या कम या ज़्यादा, तब ये मामले कम थे। लेकिन ये बढ़ते जा रहे हैं। ये समाज में क्या ताना बाना आया है नया, या क्या कारण हो रहा है जिसकी वजह से तलाक के मामले दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं? इसके लिए जो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हमारी जो सहन शक्ति है ना जी, वो धीरे धीरे कम होती जा रही है। परिवार पहले भी हुआ करते थे, पति पत्नी होते थे, माता पिता घर में होते थे, बच्चे होते थे, बहुत सारा एक बड़ा परिवार होता था, सामूहिक परिवार, संयुक्त परिवार हम जिसे कहा करते थे, वो हुआ करता था। धीरे धीरे वो परिवार बंटने लगे। कहीं ना कहीं हम आ गए कि सिर्फ पति पत्नी हैं और बच्चे हैं जी। तो कहीं ना कहीं हम अकेलेपन के शिकार हुए जी। अब उस अकेलेपन में भी अगर पति और पत्नी दोनों ही कामकाजी हैं और बच्चे भी जाते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारी जो बाहरी दुनिया है ना, देखिए आज के टाइम में प्रतिस्पर्धा बहुत बढ़ गई है जी। हम चाहते हैं, हम एक ऐसी रेस में दौड़ रहे हैं जिसका कोई मंजिल नहीं है, जिसका कोई अंत नहीं है। और उस रेस में दौड़ने के लिए हम कहीं ना कहीं अपने रिश्तों को, अपनी समझ को पीछे छोड़ते हुए चले जा रहे हैं, महत्व नहीं दे रहे हैं जी। हमारे अंदर शक्ति, सहन शक्ति खत्म हो गई है कि हम एक दूसरे की बात को सुने समझे, हम बहुत जल्दी प्रतिक्रिया देने पर आ जाते हैं जी। तो एक कारण तो ये हो सकता है कि ये जो अंधाधुंध हम दौड़ रहे हैं ना, कि हर कोई कुछ अचीव करना चाहता है, लेकिन क्या करना चाहता है, रिश्तों को मजबूत नहीं करना चाहते, लेकिन जो एक भागम भाग है, जो उसका अंत नहीं पता है, उसके पीछे हम भाग रहे हैं। और होता क्या है कि इसमें फिर हमारा अहम आड़े आ जाता है। हम बात नहीं करना चाहते, पति पत्नी में किसी बात पर तनाव हो गया तो हम बैठ जाते हैं। मुझे एक शेर याद आ रहा है कि
कुछ तुम खिंचे खिंचे रहे, कुछ हम तने तने, वाह, इसी कश्मकश में टूट गया रिश्ता चाह का। क्या बात तो है, ये जो कश्मकश है ना, इसे हम दूर नहीं करते, हम बातचीत नहीं करते हैं एक दूसरे से, मुद्दों पर हम ये नहीं सोचते कि हमें विचार करना चाहिए कि समस्याओं का समाधान निकालना चाहिए। तोड़ना तो बहुत आसान है जी, हम तोड़ लेते हैं। मैं जो हमारे महिलाएं जो साथ में आती हैं या जो आगे आने वाली जो बच्चियां हैं, मैं उनसे यही कहती हूँ कि आपको तोड़ना बहुत आसान है, तोड़ तो आप कभी भी सकते हैं, हमें निभाने की तरफ जाना चाहिए और हम निभाने की तरफ अब धीरे धीरे कम होते जाए। क्या हम लोग एकल परिवार में रह रहे हैं, ये वजह है? अगर हम सामूहिक परिवार में दोबारा कर रहे हैं तो ये समस्याएं, ऐसी तमाम समस्याएं हैं, ये एक तलाक का है लेकिन तमाम समस्याएं हैं, पति पत्नी की हैं, माँ बेटी की है, बेटे पिता की हैं, एकांकी की है और तेज़ी से गुस्से आने की हैं। तो इन सब का समाधान क्या हम संयुक्त रूप से, सामूहिक रूप से अगर रहना शुरू कर दें, क्या ये ख़त्म हो सकती हैं? बिल्कुल हो सकता है, मुझे ऐसा लगता है कि बिल्कुल हो सकता है। उसका एक कारण होता है, देखिए, एक जब शादी होती है, एक लड़की दूसरे घर में आती है, ठीक है, लड़के लड़की का विवाह होता है, दोनों की इतने सालों की परवरिश अलग थी, दोनों का रहन सहन अलग था, तो एडजस्ट होने में टाइम लगता है। अब होता है क्या है, जब हम दो ही होते हैं तो हम दो ही होंगे, तो अगर हमें गुस्सा भी आएगा तो हम एक दूसरे पर ही निकालेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं जब हमारे घर के बड़े होते हैं, हम उनसे शेयर करते हैं तो वो समझाते हैं कि शायद वहां तक बात ही नहीं जा पाती है, उनके डर की वजह से ये चर्चा होती ही नहीं है। वजह से कहीं ना कहीं एक अदब रहता है, डर भी नहीं कहेंगे, अदब कहना चाहिए इसको, एक अदब रहता है, अदब, रिस्पेक्ट रहती है। या ये भी, इसको अगर मैं हल्के फुल्के अंदाज में कहूँ तो ये भी कह सकते हैं कि जो फ्रस्ट्रेशन हम किसी एक में निकालते, कहीं कहीं थोड़ी थोड़ी बढ़ जाती है, तो वो उतनी बड़ी बात नहीं बनती है। भाई, हमें अगर हमें सास की बात कोई बुरी लगी, हमने पति से कहा, उसने समझा दिया, कोई बात नहीं, मम्मी है, बुजुर्ग है, या हमें पति की लगी तो सास ने कहा कोई बात नहीं, थक गया होगा, ये हो गया, कोई बात नहीं, मैं समझा दूंगी, वो संभाल लेते हैं, हो जाता है, मानसिक रूप से समझ जाता है। हाँ, तो परिवार का बहुत बड़ा इसमें रोल रहता है रिश्तों को बनाने में। जी, बहुत अच्छी बात है। हम आगे बढ़ते हैं, हम ये भी जानना चाहेंगे कि आपके साहित्यिक और रचनात्मक जो रुचि रही है वो कब और कैसे शुरू हुई? ये रुचि जो साहित्यिक है, ये बचपन से ही शुरू हो जाती है जी। मैं जिस परिवार से रही हूँ, मेरे दादा दादी वगैरह सब एक भरा पूरा परिवार रहा, तो बचपन से कहीं ना कहीं हमने किस्से कहानियाँ सुने कि हम रात को सोते थे तो हमारी दादी या हमारे दादाजी हमें कहानी सुनाते थे। जी। सुबह उठते थे तो देखते थे कि घर में अखबार आया हुआ है, पापा को पढ़ते देखा, दादाजी को पढ़ते देखा, और घर में पत्रिकाएं आती थी उस समय जो चलती थी कि गृह शोभा है, गृह लक्ष्मी है, सरिता है, तो कहीं ना कहीं घर में पढ़ने पढ़ाने का ये माहौल हमने बचपन से देखा। जी। अब होता क्या था कि सिलेबस की जो किताबें होती हैं वो बच्चों को थोड़ी कम पसंद आती है, मैं ईमानदारी से ये कहूँगी, वो कुछ हट के पढ़ना चाहते हैं। तो घर में पत्रिकाएं आती थी तो उसमें कहानियाँ मैं पढ़ती थी। अब जब कहानियाँ में पढ़ती थी तो एक बार मुझे याद है अच्छे से कि मेरे मामा जी आए थे, तो उन्होंने कहा कि तुम ये क्या पढ़ रही हो? तो मैं गृह शुभ या गृह लक्ष्मी कोई पत्रिका थी, तो मैंने कहा इसमें मैं कहानी पढ़ रही हूँ। तो उन्होंने कहा कि अगर तुम्हें पढ़ना है तो तुम हिंदी साहित्य पढ़ो। वाह। तुम साहित्य की तरफ पढ़ो, वो तुम्हारे काम आएगा, तुम्हें कुछ सिखाता जाएगा। तो उन्होंने मुझे प्रेमचंद की 2 किताबें दी। उस समय प्रेमचंद का जो कहानियाँ थी वो कहानियाँ कुछ खंडों में, मानसरोवर 8 खंडों में आता था। तो उनके पास 3रा और 5वां संकलन पड़ा हुआ था, तो उन्होंने मुझे पहले 3रा दिया कि अगर तुम्हें ये अच्छा लगेगा तो मैं तुम्हें दूंगा। जब मैंने पढ़ा तो पता नहीं उसमें ऐसा क्या था कि मैं पढ़ती ही चली गई, एक के बाद एक कहानी, एक के बाद एक कहानी, वो जुड़ाव बनता गया। मेरा जो रुचि थी वो उसमें और ज़्यादा जागृत होती चली गई। और वो पढ़ते पढ़ते फिर मैंने 3रा पढ़ा, फिर 5वां पढ़ा, और उसके बाद मुझे जिज्ञासा हुई तो मैंने उनसे कहा कि नहीं, आप मुझे बाकी के खंड भी दीजिए। तो कहते हैं कि कहीं ना कहीं प्रेमचंद को पढ़ा, जब प्रेमचंद पढ़ा तो फिर हम विष्णु प्रभाकर को भी पढ़ा, रविन्द्रनाथ टैगोर को पढ़ा, तो धीरे धीरे वो पढ़ने का शौक पूरा होता गया। और पढ़ने का शौक पहले लगा, कलम उतनी जल्दी नहीं उठाई, पहले बहुत कुछ पढ़ा, तब जाके लगा कि नहीं, अब शायद हम भी लिख सकते हैं थोड़ा बहुत। बिल्कुल अच्छी बात है, आपने बचपन की नानी नाना की और दादी दादा की बातें बताई जहाँ से आपको ये जागृति और ये जज्बा आपके भीतर आया। क्या बचपन की यादों को आपने अपने लेखन और नाटकों में भी समाहित किया है? जी बिल्कुल किया है। अभी हाल ही में मेरा नाटक प्रकाशित हुआ है, बुरे फंसे। जी। तो बुरे फंसे की अगर मैं आपको कहानी बताऊं कि मेरा जो ताल्लुक मैं रखती हूँ वो जमींदार परिवार से रखती हूँ। तो
तो मेरे जो परदादाजी थे, मतलब दादा, मेरे पिता के जो दादाजी थे, तो हमने सुना था कि हमने अपने घर में देखा था कि एक राइफल हुआ करती थी, वो वहाँ दीवार पर टंगी रहती थी, तलवार की ढाल थी। तो पापा वगैरह हमें कहानियां सुनाते थे कि ये दादाजी को अंग्रेजों ने उस समय, क्योंकि अंग्रेजों का शासन था, तो बोले ये इन्होंने इनाम में दी थी, क्योंकि उन्होंने कहीं ना कहीं 3 जो डाकू थे उनको एक एक बार में एक फायर करके मारा था। और फिर उन्हें इनाम में ये राइफल मिली थी, और 500, उस जमाने में आप सोचिए कि आज़ादी से पहले 500 रुपए का नगद इनाम मिला। तो वो कहानी, वो किस्सा हम सुनते आ रहे थे, तो कहीं ना कहीं जिज्ञासा भी होती है, हम देखते भी थे कि अच्छा ये राइफल हमारे घर में टंगी हुई है। वो किस्सा ऐसा दिमाग में बैठा कि लगा, और करते करते पकते वो इतना तैयार हो गया कि मुझे लगा कि ये बहुत ही रोचक है, और इसको एक हास्य नाटक के रूप में मुझे लोगों के सामने लाना चाहिए। क्या बात है, क्या और वो मैंने फिर बुरे फंसे जो मेरा नाटक है, उसमें मैंने उस किस्से पर ही, उस राइफल पर ही वो नाटक आधारित है। क्या बात है, बहुत अच्छे। रिंकल जी, आपकी लेखनी में प्रमुखता से कौन कौन से विषय होते हैं जो आपको ज़्यादा आकर्षित करते हैं? देखिए, जब हम लिखते हैं ना, तो कहीं ना कहीं लेखक जो होता है वो अपने आसपास से ही विषयों को उठाता है जी। और कहानियाँ, जैसे मैं कहानियाँ लिखती हूँ, तो कहानियाँ मुझे लगता है कि हमारे आसपास ढेरों कहानियाँ घूम रही होती हैं जिन्हें हम समझते हैं, और वो कब कौन सी कहानी हमारे दिमाग में अपनी जगह छोड़ जाती है, और उस पर हम तैयार करना शुरू कर देते हैं कि हम अब इसको रचेंगे जी। जहाँ तक विषयों का सवाल है, तो मुझे लगता है कि आज भी हम कितना भी आगे बढ़ चुके हैं, लेकिन आज भी जो हमारे समाज में स्त्रियों की जो दशा है, वो कहीं ना कहीं उतनी खराब तो नहीं है, मैं ये नहीं कहूँगी कि जितनी पहले थी, पर कहीं ना कहीं आज भी प्रताड़ित है स्त्रियाँ। तो कहीं ना कहीं स्त्री विमर्श रहता है। बिल्कुल। हम बात करते हैं किसानों की, आज लोग कहते हैं कि नहीं, अब तो किसान बहुत तब्दील हो गए हैं, करोड़ों रुपए आ गए, लेकिन नहीं, ऐसा हर जगह नहीं है जी। समस्याएं आज भी वही थी। आज हमारी पारिवारिक समस्याएं बहुत हैं, जैसा अभी हमने थोड़ी देर पहले बात की थी, तो वो समस्या हमारे बीच में बहुत है। तो कहीं ना कहीं जो हमारा स्त्री विमर्श है, जो हमारी सामाजिक समस्याएं, जो हमारी पारिवारिक समस्याएं, कहानियों के ताने बाने उन पर ही आधारित हो। बिल्कुल सही कहा आपने, बहुत अच्छी जानकारी दी हमारे श्रोताओं को, और श्रोता बड़े मन से आपकी बातों को सुन रहे हैं, आपकी कहानी के विषय में, आपके लेखन के विषय में, आपके अभिनय के विषय में, और लगातार कमेंट्स हमारे दर्शकों के आ रहे हैं। हम आगे बढ़ते हैं कि हिंदी सिनेमा में आप सबसे ज़्यादा किस अभिनेत्री से प्रभावित होती है? ये किसी एक अभिनेत्री का नाम लेना तो मुझे लगता है कि उचित नहीं होगा क्योंकि समय समय पर जब हम फिल्में देखते हैं तो बहुत सारी हम जो किरदार को देखते हैं ना, उससे हम अपने आप को जोड़ जाते हैं। लेकिन फिर भी अभिनेत्रियों का आपने बात कही है, तो मेरी पसंदीदा जो अभिनेत्री थी वो वहीदा रहमान थी। वाह। वहीदा रहमान का अभिनय मुझे बहुत पसंद है, उनकी जो सादगी है, जो सौम्यता है उनके चेहरे पर, वो मुझे बहुत भाती है। मुझे ऐसा लगता है कि जब वो किसी किरदार में को निभाती हैं तो उस तरह से उसमें डूब जाती हैं कि ऐसा लगता है कि इससे बेहतर तो कुछ नहीं हो सकता। वाकई। और उन्होंने सभी उम्र के अभिनय किए हैं, बेटी का किया है, अपने यंगर स्थिति में बहुत सारे किए हैं, माँ का रोल भी किया है, बहन का रोल भी किया है, और हर रोल में वो जीती रही हैं, और बहुत ही, और जैसा उनका नाम है उस तरह से कभी नहीं लगा, चाहे वो हिंदी फिल्म हो, चाहे मुस्लिम फिल्म हो, या कोई अलग तरह की हो, वो जो अभिनय उनको मिलता था वो उसमें जीती थी। बहुत अच्छा लगता है। हम आगे बढ़ते हैं, जब आप लेखन करती हैं, चाहे कविता लिख रही हैं, चाहे आप उपन्यास लिख रही हैं, कहानी लिख रही हैं, कथेतर लिख रही हैं, जब आप वो लिखती हैं तो उसके लिए कोई विशेष मूड बनाती हैं, या मूड बनता है, या कैसे लिखने की आपकी चेष्टा होती है? देखिए, जब हम किसी कहानी को लिखते हैं, कोई विषय हमारे दिमाग में आया, तो पहले वो कहानी हमारे दिमाग में पकना शुरू होती है जी। जहाँ अगर मैं अपनी बात करूँ तो कोई विषय मुझे आया, मुझे लगा कि ये कहानी हो सकती है, वो कहानी बहुत दिनों तक मेरे दिमाग में चलती है। इतने पहले मैं बुनती हूँ उसको दिमाग में जी। और एक रचनाकार जो होता है ना, वो नहीं कर सकता कि नहीं 6 से 8 बज गए, मुझे इस समय लिखना है और मैं इस समय लिखना शुरू करूँगा। मुझे लगता है ऐसा नहीं होता। क्रिएटिविटी है, रचनात्मकता ऐसे नहीं आती कि वो समय से आए, क्योंकि
क्लरिकल जॉब नहीं है जी ये। जी जी। तो जब हमारे दिमाग में वो बहुत अच्छे से पक जाती है कि शुरू से लेके आखिर तक मुझे इस तरह से इस कहानी को लेके जाना है और इस तरह से मैं इसे दिखाऊंगी, उसके बाद मैं कलम उठाती हूँ और फिर उसको पेपर पर लिखना शुरू करती हूँ। हाँ, रही बात चाहे वो कविता हो या कहानी हो या गज़ल हो, तो जिस भाव में हम लिख रहे हैं, अगर वो श्रृंगार रस की है तो हमारा जो सोच है, जो हमारा दिमाग है, कहीं ना कहीं उस हिसाब से ही चलेगा। अगर हम कहानी लिख रहे हैं, उसमें हम कुछ हास्य कहानी है, तो हम उसको महसूस करते हैं, उस हास्य को महसूस करते हैं, अपने दिमाग में उसको पूरा बुनते हैं, पूरा उसके ऊपर कहते हैं ना, उसको उस पर बैठ जाते हैं, उसको पकाते हैं अपने दिमाग में, तब जाके वो कागज़ पर उतर कर आते हैं। वाह वाह वाह, बहुत मेहनत करनी होती है इसका मतलब। मेहनत तो है बिल्कुल। रिंकल जी, आगे बढ़ते, जैसा कि अभी आपका एक नाटक आया है, आपने जो 2 पीढ़ी पहले आपके दादा पापा जी के पापा जी ने लिखा, इस तरह के नाटक जब आप लिखते हैं तो इसमें किस किस तरह की चुनौतियां आपको झेलनी पड़ती हैं या चुनौतियों का सामना करना पड़ता है? जब हम नाटक तैयार करते हैं तो सबसे पहला जो चुनौती होती है वो है चरित्रों का चुनाव जी। कि हमारा जो नायक है या नायिका है और या उसके जो हमारे सहनायक सहनायिका हैं, वो किरदार किस तरह के होंगे जी। किस तरह से हम उन किरदार की, हमारी भाषा क्या रहेगी, किस तरह के संवाद वो बोलेगा, उसका रहन सहन कैसा होगा, किस परिवेश को हमें दिखाना है। तो इस तरह के छोटे छोटे जो विषय होते हैं, ये हमारी चुनौतियां बनती हैं जी। अभी जैसे आपने बुरे फंसे की बात कही, तो क्योंकि कहीं ना कहीं एक सच्ची घटना पर भी आधारित है, जो मैंने एक छोटा सा जो विषय उठाया, तो उसमें मुझे पीछे की तरफ जाना पड़ा कि जिस समय ये घटना हुई होगी उस समय का वातावरण कैसा था। आज जो नायक मैं दिखा रही हूँ, तो वो आज के समय में, वर्तमान में वो किस तरह से उस चरित्र के साथ न्याय कर पाएगा। जी जी। कि अगर वो बेरोजगार है तो उसके सामने क्या आती होंगी चुनौतियाँ। अच्छा, दूसरा उसके बाद है वो कहाँ रह रहा है, किस परिवेश में वो रह रहा है, उसका रहन सहन कैसा होगा, भाषा वो कैसी बोलेगा। अब जैसे बुरे फंसे में एक मेरा किरदार है चंपा, तो चंपा को जो मैंने भाषा दिखाई है, नौकरानी है घर की और वो ब्रज भाषा बोलती है, तो उसका कहीं ना कहीं कि वो कैसे कपड़े पहनेगी, किस तरह से बोलेगी, उसका जो व्यवहार है लोगों की तरफ वो कैसा होगा। कि मुंहफट है तो उसके संवाद किस तरह के होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं हमारे नायकों का चयन जो होता है, चरित्रों का चयन, हमारी भाषा का चयन, संवाद, अगर हास्य है तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि दर्शक उसको देख रहे हैं और देखते देखते कहे कि ये तो बहुत बुरे फंस गए। तो वो चीज़ नहीं आनी चाहिए कि बुरे फंसे देखा, लेकिन आप अच्छे फंसे उसको देखकर आपका हास्य शुरू से लेके आखिर तक बरकरार रहना चाहिए। तो हमें लेखक के तरह नहीं, हमें कहीं ना कहीं दर्शक, पाठक के रूप में उस नज़रिए से हम देखते हैं, तब हम उसको उतार पाते हैं। वाह वाह, बहुत अच्छी बात। बहुत कुछ करना पड़ता है इसके लिए, किरदार सेलेक्ट करने पड़ते हैं, उसकी भाषा शैली, उसके नाम को भी देखना होता है कि वर्तमान के नाम और 50 साल पुराने नाम हाँ कैसे बिल्कुल, हुआ करते थे। कि कैसे नाम हुआ करते थे। अभी जैसे मैंने दिया कि उसका नाम है कन्हैया लाल। अब क्या होता है कि आज की जो पीढ़ी का है, अगर मैं 90 के बाद का भी कहूँ, तो उन बच्चों को वो कन्हैया लाल नाम बिल्कुल पसंद नहीं आएगा। वो अपने आप को कुछ और कहलाना पसंद करेंगे। लेकिन हमारे घर के जो बुजुर्ग होते हैं, उन्हें नहीं आदत होती, वो भी कहते हैं कि अरे इतना नाम कन्हैया लाल कौन रहेगा, कि तो होता है ना कि चलो इसे कल्लन कह दो, कल्लू कह दो या कलुआ कह दो, इस तरह की चीजें हमारे उसमें आती हैं। तो वो कहीं ना कहीं रहता है। हम आगे बढ़ते हैं, मानव अधिकार के क्षेत्र में भी आपने काम किया है, वो काम करने का अनुभव आपका कैसा रहा, उसका भी हमें बताएं। देखिए, जब हम कोई भी काम करते हैं ना और हम दूसरों के लिए करते हैं, तो पहली बात तो ये होती है कि हमें उसमें बहुत खुशी होती है जी। मानव अधिकार की अगर बात कहूँ तो थोड़ा सा अगर मैं इसको मजाकिया अंदाज में कहूँ तो सबसे पहले तो गालियाँ बहुत पड़ती हैं। क्या बात है। उनका भी हमें सामना कहीं ना कहीं करना पड़ता है, क्योंकि होता क्या है कि लोगों की उम्मीदें आपसे बहुत बंध जाती हैं, और जहाँ उम्मीदें बंध जाती हैं और आप यदि उन उम्मीदों पर खरे नहीं उतरते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको लोगों के क्रोध का, लोगों के मजाक का, इन सब का आपको सामना करना ही पड़ता है। लेकिन फिर भी हमने बहुत, जब तक मैं जुड़ी रही, काफ़ी चीज़ों पर मैंने काम किया। बहुत से वृद्धाश्रम में मैं गई, अनाथालयों में मैं गई,
वहाँ लोगों को जाना, वहाँ हर अनाथालय में जब वो छोटे छोटे बच्चे मैं देखती थी तो उनको देखकर ना अपना ही दिल बहुत दुखी होता था कि ये इन बच्चों की गलती क्या है जो आज ये मतलब इस तरह की जी रहे हैं। वृद्धाश्रम में मैं गई तो वहाँ ये महसूस किया कि जो हर इंसान की वहाँ अपनी एक कहानी है, हर इंसान की एक पीड़ा है, हर इंसान का एक दर्द है। मैं यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपका लूँगी, मुझे अच्छे से याद आ रहा है कि एक बार मैं एक वृद्धाश्रम में गई तो वहाँ एक महिला थी, बुजुर्ग महिला, उनकी उम्र यही कोई रही होगी 70 से 75 साल की। तो मैं जब उनके पास बैठी और मैंने उनसे पूछा कि अम्मा क्या हुआ, आप यहाँ पर कैसे हैं, तो उन्होंने जो शब्द कही ना वो दिल को ऐसे चोट पहुँचा कर गए, एक कसक सी हमारे दिल में जगा गए। उन्होंने कहा बेटा मैं ना 5 बेटों की निपुती माँ हूँ। निपुती शब्द का इस्तेमाल किया उन्होंने, निपुती शब्द का उन्होंने इस्तेमाल किया कि मैं 5 बेटों की निपुती माँ हूँ। तो कहीं ना कहीं उन छोटे से शब्दों में उन्होंने अपनी जिंदगी की पूरी कहानी कह दी, पूरी व्यथा कह दी। तो कहते हैं कहानीकार कहीं ना कहीं ऊपर हावी हो जाता है कि वहाँ भी बहुत कहानियाँ मिल जाती हैं। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन मन बहुत व्यथित होता है और लगता है कि इस समाज, ये हमारा समाज कहाँ जा रहा है कि आज अगर हमारे माता पिता वृद्धाश्रम में हैं, इस तरह का जीवन जी रहे हैं, या जो छोटे छोटे बच्चे हैं जिन्होंने अभी दुनिया में आए हैं वो कुछ जानते भी नहीं, बिल्कुल दूध मुँह हैं, वो इस तरह का कर रहे हैं, तो हम कहाँ जा रहे हैं, हमारा समाज कहाँ जा रहा है। हम डिजिटल हो रहे हैं, हम इतनी तरक्की कर रहे हैं कि हम दुनिया में झंडे गाड़ रहे हैं, लेकिन हमारी मानवीयता वर्तमान स्थिति हमारी में समाज तक धीरे धीरे खत्म होती है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आपने रिंकल जी, इस चीज़ का भी महसूस किया होगा, समाचार पत्रों के माध्यम से भी आपने महसूस किया होगा कि फलाने वृद्ध आश्रम में ये हुआ, उसमें ये हुआ, लेकिन इसके साथ साथ में वृद्ध आश्रमों की संख्या भी बढ़ती जा रही है, बिल्कुल सही, जो बहुत ही चिंतनीय है। और उनमें वो अभिभावक रहते हैं जिनके बच्चे अभी इसी संसार में हैं। चलिए, जो बच्चे उनके आउट ऑफ इंडिया रह रहे हैं वो एक अलग बात है, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे देश में, भारत देश में वृद्ध आश्रमों की संख्या बढ़ती जा रही है, वो बड़ी चिंतनीय है। इसको कैसे रोका जाए? इसमें माँ बाप की गलती है या उन बच्चों की गलती है, या हमें डिजिटल के क्षेत्र में आगे बढ़ना है, वो वजह है? इसको रोका तो जा सकता है, लेकिन इस पर अभी बहुत बड़े स्तर पर काम होना बाकी है जी। जहाँ तक बात है गलती की, तो गलती देखिए, माँ बाप तो हर माँ बाप यही चाहते हैं कि मेरा जो बेटा है या बेटी है वो आगे बढ़े, तरक्की करे जी। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ऐसा महसूस होता है, कई कहानियां जहां मैंने सुनी, लोगों की समस्याएं सुनी, तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि कहीं ना कहीं कुछ हमारी परवरिश में कहीं तो कुछ कमी रह गई जी। या तो हम संस्कार नहीं दे पाए ठीक से, या हमने भी अपनी इच्छाएं बहुत जता दी। उनको पूरा करने के लिए जब बच्चे बाहर चले जाते हैं, हम आज आप देखिए, हर माँ बाप ये चाहता है कि मेरा बेटा विदेश में सेटल हो जाए, मेरी बेटी की शादी किसी बाहर देश के किसी नागरिक से हो जाए। तो जब हम ऐसी इच्छाएं रखते हैं तो कहीं फिर हम उन्हें बांध नहीं सकते, फिर तो वो पंछी है और उड़ जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ एक बात और भी है कि माँ बाप का जो संघर्ष है वो बच्चे बचपन से देखते हुए आते हैं, और माँ बाप को ये बताना भी चाहिए कि हम किस तरह से चीज़ों को लेकर जा रहे हैं। बिल्कुल। तो वो जो समझ है वो हमें सिखानी चाहिए। मेरा हमेशा ये सोचना रहता है, ये मानना रहता है कि माँ बाप को 5 चीज़ें अपने बच्चों को देनी चाहिए, वो है रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा और संस्कार। वाह! ये 5 चीज़ें माँ बाप का देने का फ़र्ज़ है। उसी तरह से जब माँ बाप वृद्धावस्था में आ जाते हैं, बच्चों के ऊपर जब वो निर्भर हो जाते हैं, तो वही रोटी, कपड़ा, मकान, सेवा और चिकित्सा, ये 5 चीज़ें हमें अपने बच्चों को ये बचपन से सिखाना चाहिए कि ये 5 चीज़ें हमारा अधिकार है जो आपको हमें देना होगा। बहुत अच्छी। और रही बात कि आज बढ़ते जा रहे हैं, तो ये बहुत ही ख़राब बात मुझे लगता है, लोगों को मेरी लग सकती है, लेकिन आज हम दौड़ रहे हैं, पति पत्नी दोनों काम कर रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, एक तो हमने पहले परिवारों को छोटा कर दिया, हम एकल परिवार में आ गए, यानी बच्चों को हमने दादा दादी, नाना नानी, इन सब के प्यार से वंचित कर दिया, रिश्ते खत्म कर दिए हमने। उसके बाद दूसरी गलती हम क्या करते हैं कि हम बच्चों को आया के भरोसे या किसी क्रच में हम छोड़ जाते हैं। आज हम उन्हें क्रच में छोड़ रहे हैं
क्योंकि हमें अपना करियर बनाना है। तो कल जब उन्हें बनाना होगा तो वो हमें वृद्धाश्रम में बहुत अच्छी बात कही आपने, बहुत अच्छी बात कही। तो ये जीवन का सत्य है, बिल्कुल सत्यता है जीवन की जो आपने बताया। आप पहले अपनी पूरी बात करें, मेरा प्रश्न नहीं है। नहीं, मेरी बात मतलब वही है कि हम आज जो हम समझे ना, प्रकृति है जो हम इसे देते हैं वही ये हमें वापस करती है। तो कहीं ना कहीं हमें भी बचपन से हमें सिखाना चाहिए। देखिए, दुर्घटना हो सकती है, लेकिन दुर्घटना तो किसी के साथ भी हो सकती है कि एक बस जा रही है और उसका एक्सीडेंट हो गया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है ना कि हम बस के जो सेफ्टी पॉइंट है उनको ध्यान में ना रखें, या हम जो ड्राइवर है वो ऐसा ना चुने जो प्रॉपर ट्रेंड हो, या हम उसे ट्रेनिंग ना दे कि किस तरह से आपको बस चलानी है। तो बहुत ही इस तरह का हो जाए कि बच्चे आपके बिल्कुल ही नालायक निकल जाएं। मतलब ऐसे अब शब्द मुझे नहीं बोलना चाहिए, लेकिन अगर ऐसा हो जाए तो एक अलग बात है, वो दुर्घटना कहलाएगी। लेकिन कहीं ना कहीं हमें अपने बच्चों को बचपन से इन चीज़ों को सिखाना चाहिए। मॉरल वैल्यूज़ खत्म होती जा रही हैं। हमारे सिलेबस में पहले एक किताब हुआ करती थी नैतिक शिक्षा की, आपने भी पढ़ी होगी शायद, मैंने भी पढ़ी है बहुत, जो है आज वो नहीं मिलती। वैल्यू एजुकेशन नाम के नाम पर स्कूल्स में एक्टिविटीज हम लोग कराते रहते, लेकिन पहले जो सिखाया जाता था वो हम कहीं ना कहीं भूलते जा रहे हैं। तो गलती दोनों तरफ से हो रही है। रिंकल जी, आपने जब बताया कि ये कहीं ना कहीं संस्कारों की कमी हो रही है, या स्वार्थ के लिए, चाहे वो अभिभावक हों चाहे वो बच्चे हों, वो स्वार्थ के लिए भाग दौड़ कर रहे हैं अपने कैरियर के लिए। लेकिन आज के समय में कुछ ऐसे वृद्ध आश्रम भी हैं जो फुली एसी हैं और वेल एंड ट्रेड एजुकेटिव गर्ल्स एंड बॉय उनकी सेवा करते हैं। उन्हें हर समय पर दवा देते हैं, टेस्ट कराते हैं, भोजन देते हैं, एसी में रखते हैं, कोई परेशानी ना हो देख रेख करते हैं। बावजूद इसके भी उन अभिभावकों को, उन बुजुर्गों को, उन हमारे इस देश के पूर्व नौजवानों को अपनों की आवश्यकता होती है जी। उनके छून की आवश्यकता होती है। जैसे बच्चा होता है, जो मैंने अनुभव किया, अगर आपका बच्चा चाहे उससे कोई भी रिलेशन है और आप उसे प्यार करते हैं, वो आपको प्यार करता है, तो वो आपकी बॉडी से कहीं ना कहीं हाथ, उंगली, पैर टच करके रहेगा। उसे लगेगा मेरा अपना मेरे साथ है, चाहे माँ है या पिता है या दादा है या दादी। ठीक वो स्थिति जो बच्चे की होती है वो 60 साल के बाद, 65 साल के बाद, 70 साल के बाद उन अभिभावकों की होती है। वो चाहते हैं कि मेरा बच्चा आए और मुझे छुए, मेरा हाथ पकड़े, बेटी हो या बेटा हो। उस छुअन से उनको इतना सकारात्मक मिलती है, पॉजिटिविटी मिलती है कि वो जीना चाहते हैं और उनकी उम्र बढ़ जाती है। लेकिन वो स्थिति अब नहीं हो पाती। वो वहाँ से लाखों रुपए भेज देते हैं उनकी देखरेख के लिए, लेकिन सच में जो उनको चाहिए, जो उनके शरीर को, उनके मन को चाहिए, वो नहीं मिल पाती है। ये कहाँ तक हम तरक्की कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, कहाँ भारतीय संस्कार और भारतीय संस्कृति जा रही है, किस दिशा में जा रही है, इसे कैसे रोका जाए? इसको रोकने के लिए हमें धीरे धीरे छोटे छोटे हमें कुछ प्रयास हमें करने पड़ेंगे जी। कि कहीं ना कहीं देखिए, आप दोनों तरफ से होगा, दोनों पीढ़ियों को थोड़ा थोड़ा एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। आप यकीन नहीं करेंगे, लेकिन ऐसे भी मैंने लोगों की कहानियाँ सुनी जो कि यहाँ रहते हैं, अपनी जड़ों को छोड़ना नहीं चाहते। आपने बच्चों को विदेशों में भेज दिया, बच्चे वहाँ सेटल हो गए, उनकी नौकरी वहाँ है, उनका परिवार वहाँ चला गया, लेकिन आप नहीं चाहते वहाँ पर जाना जी। तो थोड़ा हमें परिवर्तन को भी स्वीकारना चाहिए कि नहीं भाई, जिस तरह से आप कभी देखिए, एक अगर जो पहले गांव में रहता था वो शहर जाता है कमाने के लिए, तो इसको भी इस तरह से देखना चाहिए कि आज हम यहाँ हैं तो बच्चा हमारा विदेश जा रहा है जी जी। तो थोड़ा सा तो परिवर्तन हमें भी अपनी सोच में लाना चाहिए, बदलाव लाना चाहिए। दूसरी पीढ़ी जो हमारी युवा पीढ़ी है उसे भी ये सोचना चाहिए कि जब आपको ज़रूरत थी तो आपके माता पिता ने आपको प्यार दिया, आपका ध्यान रखा। आप अगर बचपन में बीमार होते थे तो मुझे नहीं लगता कि कोई माँ ऐसा नहीं करती होगी, हर माँ आपके साथ रातों जागती होगी, आपको दवाई देती होगी, पिता आपका पूरा ध्यान रखता होगा। तो वो कहीं ना कहीं आज आपका फ़र्ज़ है और आपको ये करना पड़ेगा। एक अंधी दौड़ में आप भागते जाइए, उसका नतीजा कुछ नहीं निकलता है। आप थोड़ा सब्र करना सीखिए। हमें संतुष्टि, सबसे पहले हमें संतुष्टि का एहसास लाना होगा कि अगर मेरे पास 2 रुपए हैं तो मैं 2 रुपए में खुश रहना सीखूं। और यहाँ पर होता है कि हमें जीवन के मूल्य अपने बच्चों को सिखाने चाहिए जी। हमें ये सिखाना चाहिए कि बेटा, खुशी लाखों रुपए में नहीं है, खुशी इसमें है कि आप अपने माँ बाप, अपने परिवार के साथ बैठ के
आप अगर एक कप चाय पी रहे हो, क्वालिटी टाइम की हमें डेफिनेशन बदलनी पड़ेगी। आजकल हर बोलते हैं हस्बैंड वाइफ के, जो अभी हमने थोड़ी देर पहले बात की कि तलाक हो रहे हैं, तो क्या कि क्वालिटी टाइम नहीं है। क्वालिटी टाइम की डेफिनेशन क्या है वो हमें सेट करनी पड़ेगी कि भाई ये है क्वालिटी टाइम। अगर हम अपने परिवार के साथ हंस बोल रहे हैं तो वो हमारा क्वालिटी टाइम है, ना कि ये है कि हम किसी पब में जा रहे हैं, सिनेमा देखने जा रहे हैं। सिनेमा देखने जाइए, मैं ये नहीं कहती हूँ कि नहीं जाइए, परिवार के साथ जाइए, अपने फैमिली के साथ आप जाइए, तो ये हमें करना होगा। दूसरा, हमें कहीं ना कहीं हमारा कहते हैं ना कि हम लोगों को शायद ये आदत पड़ चुकी है कि जब तक एक डंडे वाला ना हो तब तक हम सुनते नहीं हैं, है ना। कहीं ना कहीं लातों के भूत बन चुके हैं हम लोग, बहुत ही उस तरह की प्रकृति हमारी हो चुकी है। तो कुछ ठोस कदम सरकार को भी उठाने चाहिए जी। सरकार ये कर सकती है, जैसे अभी कुछ अब बदलाव धीरे धीरे आ पा रहा है जी। आप देखिए कुछ तरह के केसेस इस तरह के हो रहे हैं कि जहां जज ने कहा है कि अगर आप अपने माता पिता के साथ नहीं रह रहे हैं, आप उनकी सेवा नहीं कर रहे हैं, तो उनकी संपत्ति में आपका कोई अधिकार नहीं है जी जी। तो ये शुरुआत है जी। आज 1 या 2 जजेस ने ऐसा फैसला दिया होगा, धीरे धीरे जब ये बढ़ेगी, उनकी तय की जाएंगी प्राथमिकताएं, तो ये धीरे धीरे बदलाव आएगा जी, ही जी, आएगा जी, बहुत अच्छा। और रही बात उसकी कि इस तरह के जो वृद्धाश्रम है जहाँ पर एकदम लग्जरी लाइफ उनको दी जा रही है, तो मुझे लगता है कि गलती उनकी तो नहीं है, वो तो बहुत एक अच्छा काम ही कर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आदमी पैसा कमाता है अपनी औलाद के लिए, अपने लिए। अगर औलाद भी साथ नहीं दे रही है तो फिर पैसा तो काम आना ही चाहिए। वाकई। लेकिन फिर भी उनके अपने बच्चों की, अपनों की एक इच्छा, एक चाहत महसूस होती है। नहीं बिल्कुल, अपने जो पूरी करनी चाहिए, अब बच्चों को वो पूरी करनी चाहिए, क्योंकि अब जो उनके पेरेंट्स हैं वो बच्चे हैं उनके, उन्हें भी जब जैसे उंगली पकड़कर उन्होंने अपने अभिभावकों ने चलना सिखाया, लेकिन अब समय आया है कि वो बच्चे अभिभावकों की उंगली पकड़े और 2 कदम चले। यही बात हो गई जो मैंने कहा ना कि हमें 5 चीजें उन्होंने हमें दी, तो हमें भी लौटानी चाहिए, क्योंकि पैसे बाहर के लोग आपका ड्यूटी करेंगे, लेकिन वो जो एक अपनापन है, एक प्रेम है, एक एहसास है जो हमें अपने बच्चों से मिलता है या बच्चों को माँ बाप से मिलता है, जो छुवन का एहसास जो अभी आपने कहा वो नहीं मिल पाएगा। हम आगे बढ़ते हैं रिंकल जी, जैसा कि ह्यूमन राइट काउंसिल ऑफ इंडिया में आप सचिव के रूप में आपने काम किया है, उसमें आपके लिए क्या जिम्मेदारियां थी और आपको कैसा महसूस होता? जिम्मेदारियाँ देखिए जिम्मेदारियाँ तो बहुत सारी रहती हैं, और जब हम काम करते हैं तो ह्यूमन राइट्स यानी हम अधिकारों की बात करते हैं जी। तो उसमें वही रहता था कि हम जो हमारे पास जैसे कुछ लोगों की समस्याएं, केसेस आई, तो किस तरह से करें। अगर कहीं पर ज़रूरत है, मान लीजिए किसी का पारिवारिक कुछ झगड़ा है ना, वैसे तो ये फैमिली कोर्ट में जाते हैं, लेकिन कई बार ऐसी भी ज़रूरत आ जाती है कि लोग सहायता लेते हैं ह्यूमन राइट्स काउंसिल की, या फिर मानवाधिकार, बहुत सारी संस्थाएं काम कर रही हैं इस तरह की चीज़ों में, सरकारी और गैर सरकारी दोनों की कर रही हैं। तो कहीं पर हमें कई बार कुछ साइकेट्रिस्ट की मदद लेनी पड़ती थी कि भाई इनकी काउंसलिंग आप कीजिए जी। तो वो उनके लिए मैनेज कराना, कि उनको वो उपलब्ध कराना कि भाई आप अपनी समस्या इनको बताइए, हमने सुनी जी, लेकिन देखिए अगर आप बीमार हैं, आपको बुखार है, तो बेहतर इलाज तो डॉक्टर ही करेगा। बिल्कुल सही। तो बहुत सारी इस तरह की चीज़ें होती थी, कहीं आवाज़ उठाना है। हाँ, मैं ये कहूँगी कि वो धरना प्रदर्शन वाले उसमें तो खैर मुझे नहीं जाना पड़ा, क्योंकि मैं ज़्यादातर जो करती थी, मेरा जो जुड़ाव रहा वो वृद्धाश्रम और अनाथ आश्रम इनसे जुड़ा हुआ रहा। बहुत अच्छा, बहुत सारे आशीर्वाद आपके साथ हैं, इसका मतलब यही कह सकते हैं कि आज जो भी है वो आशीर्वाद का ही नतीजा है। आपके जो लेखन है, आपके जो निर्देशन है, या आपका जो अभिनय है, या वॉइस ओवर है, इन सभी के क्षेत्र में आप अपना प्रेरणा स्रोत किन्हें मानते हैं? अभी मैंने कल अभी गुरु पूर्णिमा निकल कर गई है, तो एक लाइन है जो मैंने सोशल मीडिया पर भी पोस्ट की थी, और मैं दिल से मानती हूँ जी कि हर शब्द जो ज्ञान दे वो गुरु है। वाह। हर शब्द जो ज्ञान दे वो गुरु है, और हर शख्स जो ज्ञान दे वो गुरु है। वाह वाह वाह। तो चाहे वो अभिनय हो, निर्देशन हो, लेखन हो, कहीं ना कहीं आप किसी एक का ये नहीं कह सकते कि मैंने जो कुछ सीखा इसी से सीखा जी। बहुत जगह ऐसी भी होती है जहाँ हम अलग अलग लोगों से मिलते हैं, कहीं पर हमें किसी की कोई बात अच्छी लग जाती है, कहीं पर हमें किसी की कोई बात होती है दिल को छू जाती है। बिल्कुल। और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ हम अपने वरिष्ठों के साथ ही महसूस करते हैं, कई बार ऐसा होता है कि एक छोटा बच्चा भी हमें बहुत कुछ सिखा जाता है, पशु पक्षी हमें ज्ञान दे जाता है, पशु पक्षी हमें ज्ञान दे जाते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। तो हमें बहुत सारी चीज़ें वहाँ से सीखने को मिल जाती है, लेकिन फिर भी अगर आप कहेंगे कि मैं नाम लूँ,
तो मैंने बहुत लोगों से कुछ सीखा, जैसे कि जावेद अख्तर साहब है, मैं जब उनसे मिली और उनसे मैंने बातचीत की, करीबन आधा एक घंटे की हमारी बातचीत रही थी। तो मैंने उनसे पूछा पहले कि आप ये बताइए कि हमें क्या करना चाहिए, हम इतना बेहतर लेखन कैसे लेकर आए, अच्छी कविताएं या गज़ल कैसे लिखे। तो उन्होंने कहा कि बेटे आपने मुझसे वो सवाल पूछा है जो मैंने अपने उस्ताद से पूछा था। क्या बात है। तो मैंने कहा आपके भी उस्ताद हैं तो बोले कि हाँ, मैंने यही सवाल मैंने आज से बहुत साल पहले साहिल लुधियानवी से किया था। वाह। और उन्होंने मुझे कहा था कि जिस दिन तुम्हें 5000 शेर कंठस्थ हो जाए ना, उस दिन तुम कलम उठाना। वाह। तो वही सबक मैं आज तुम्हें दे रहा हूँ कि जब तुम्हें अपने से उस्ताद शायरों की और कवियों की कविताएं याद हो जाए, तुम्हें कहानियाँ याद हो जाएं, तब तुम लिखना कि कैसे लिखना है। तो एक तरह सीखना, हमें कैसे सीखना है, और एक बहुत ही प्रोत्साहित करते हुए वो मैंने उनसे सीखा। मैंने जो हमारे अशोक चक्रधर जी हैं, बेहतरीन कवि के साथ साथ, लेकिन आप जानते हो कि उन्होंने अभिनय भी बहुत किया है। अभिनय किया है, किस तरह से वो कविताएं बोलते हैं, किस तरह से मंच पे प्रस्तुति करते, वो मुझे बहुत पसंद उनकी आती है शैली। इसी तरह से वसीम बरेलवी जी से मैंने सीखा, मैं उनसे मिली, और आज भी मतलब बड़ी ही सरलता के साथ पेश आते हैं, बहुत ही सहज कर देते हैं, और इतना ज्ञान है उनको अपने इतिहास के बारे में, उनकी शायरी में देखिए कितना वजन है। तो धीरे धीरे ना हम कहीं ना कहीं किसी ना किसी से कुछ ना कुछ तो हम सीखते हैं। हाँ, मैं सिनेमा से अभिनय जो आप कहते हैं, या निर्देशन है, या बारीकियाँ क्या होती हैं, जब मैं कोई स्क्रिप्ट तैयार करती हूँ तो उसका श्रेय सिनेमा को जाता है। मैं फिल्में बहुत देखती हूँ मेरी कोशिश रहती है कि अगर मेरा बस चले तो मैं हर दिन एक फिल्म देखूँ। तो सिनेमा से और अपने समाज से हमने बहुत कुछ सीखा है। तो किसी एक का नाम लेना बहुत ही जाती होगी, बहुत ऐसे लोग हैं मेरे जीवन में जिन्होंने बहुत कुछ मुझे सिखाया है। बहुत अच्छी जानकारी दी और बहुत सुलझे हुए शब्दों में आपने इस प्रश्न का जवाब भी दिया। हम आगे बढ़ते हैं कि आगे भविष्य में आपकी नए प्रोजेक्ट और योजनाओं की क्या क्या आपकी जिम्मेदारियां हैं, क्या क्या योजनाएं हैं? देखिए, कहते हैं ना कि लेखक जो होता है ना, वो उसे कभी सोना नहीं चाहिए, मेरा ऐसा मानना है जी। और क्योंकि वो सो जाएगा तो फिर बहुत कुछ चीज़ें ना, साहित्य सो जाएगा या सिनेमा सो जाएगा, तो बहुत सारी चीज़ें सो जाएंगी। वाकई। तो आगे आने वाले जो प्रोजेक्ट है, हमारे दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चलती रहती हैं, लेकिन अभी मैंने जो शुरू किया है, एक आपने सुना होगा बेड़िया समाज के बारे में सुना होगा। जी। और आपको यकीन नहीं होगा प्रजापति जी कि आज भी 2024 यानी इस सदी में भी आज भी वहाँ पर स्त्रियों की खरीद फरोख्त बहुत आम बात है। वहाँ बोलियां लगाई जाती हैं उस समाज में, पत्नियां खरीदी जाती हैं वहाँ पर, और अगर एक पत्नी के संतान नहीं हुई तो वो 2 मिनट का समय नहीं लगाते कि वो उसे किसी और को आगे बेच देते हैं और फिर अपने लिए दूसरी नई खरीद लेते हैं। और एक और हैरत करने वाली बात है, एक रिपोर्ट जो सामने आई है जी, कि कानून नहीं कहता है ये खरीद फरोख्त जायज़ नहीं है, लेकिन उस समाज में कई ऐसे वो वकील या नोटरी उन्हें कहिए, वो बैठे हुए हैं कि वो उनका एक पूरा दस्तावेज तैयार करते हैं कि हाँ जी ये आपकी संपत्ति हो, यानी स्त्री को एक संपत्ति की तरह खरीदा और बेचा जा रहा है। और वो स्त्रियां, उनको एहसास नहीं है, वो खुश हैं उसमें, वो कहती है कि ये परंपरा है और ऐसे ही चलती रहेगी। तो उस विषय पर मैंने उठाया है और मैं उस पर अभी काम कर रही हूँ। वाह, बहुत ये चिंतनीय है, समाज के लिए जो आपने विषय बताया बहुत ही चिंतनीय है, और शायद आप काम कर रहे हैं तो उस पर आवाज़ ज़रूर उठाई जाएगी। हम आगे बढ़ते हैं, जैसा कि जब आप अपने जो नई पुस्तकें या नए नाटक लिख रहे हैं, उनमें क्या विशेषता रहे, जो नया प्रोजेक्ट बना रहे हैं उसमें क्या क्या नया, जैसे अभी एक विषय आपने बताया, ऐसे और क्या क्या विशेषताएँ हैं उसमें? देखिए, जब हम लिखते हैं ना, तो लिखते समय चाहे मैं हूँ या जो भी रचनाकार हैं, हम कोशिश करते हैं कि अगर हम कुछ रच रहे हैं तो वो कुछ छोड़ कर जाए, छाप अपनी छोड़े, समाज को कुछ देकर जाए। तो और हमारे आसपास तो कहते हैं ना कि समस्याओं का ढेर लगा हुआ है, बस अपने चश्मे से उन्हें देखने की जरूरत है। वाह, बहुत अच्छी। चाहे वो स्त्रियों की समस्याएं हों, हमारे परिवार की समस्याएं हों, हमारे बच्चों की समस्याएं हों, तो और उन पर हमें काम करना चाहिए।
मतलब समकालीन जो हमारी समस्याएं हैं, अगर हम उन्हें नहीं उठाएंगे तो फिर उन्हें कौन उठाएगा? समाज और सरकार तक नहीं पहुंच पाएंगी वो बात। हाँ, बिल्कुल नहीं पहुंच पाएगी। और ये तो एक पुराना एक जुमला चला आ रहा है कि जहाँ ना जाए कवि वहाँ जाए, जहाँ ना जाए रवि वहाँ जाए कवि। वाकई तो लेकिन हाँ, आज की दुर्दशा भी ये है कि अब हम ज्यादातर कवि लोग सिर्फ मंचों तक ही जाते हैं, उससे आगे नहीं जाते। तो मेरी कोशिश ये रहती है कि अलग अलग भाव में हम लोग तैयार करते हैं। ऐसी बात नहीं है कि श्रृंगार रस पर भी होती हैं हमारी कविताएं, वात्सल्य भी रहता है उनमें, लेकिन उसके साथ साथ जो हमारा लेखन है, हमारी कहानियां, कविताएं, गज़ल हैं, उसमें हम आज की समस्याओं को उठाएं। और वही जो आज की समस्याएं हैं, जैसा भी मैंने आपको बेड़िया बताया, समाज के बारे में बताया, तो ये हमारे समाज की समस्या है, ये किसी की पारिवारिक समस्या नहीं है, एक समुदाय है जिस पर हमें गौर करना चाहिए। और हो सकता है कि ऐसा अगर मैं रचती हूँ या कोई और रचता है तो उसकी गूंज जो है वो शायद हमारी सरकारों के कानों तक भी जाए और कुछ बदलाव आए, सरकार उस पर काम करे। कुछ सकारात्मक करना चाहिए, कुछ बदलाव के लिए करना चाहिए, जिसमें आपके प्रयास जारी हैं, जैसे हमारी आपकी बातचीत से पता लग रहा है जी। हम आगे बढ़ते हैं रिंकल जी, जैसा कि कहानी, नाटक, किताब, कविता, बाल साहित्य, कथेतर, निर्देशन, वॉइस ओवर, इस तरह के बहुत सारे आप नए आप प्रयोग कर रहे हैं, लेखन कर रहे हैं। इन सब में विशेष आपका जो लेखन है या विशेष विधा किसको ज़्यादा महत्व देते हैं? देखिए, ये तो वही बात हुई है कि आप माँ बाप से पूछ रहे हैं कि आपको अपना कौन सा वाला बच्चा ज़्यादा पसंद है। नहीं, लेकिन मैं आपकी होता है जी हाँ, मैं बिल्कुल मानती हूँ। यहाँ आपकी बात को जो कहते हैं ना, न्याय देंगे, हरिवंश राय बच्चन की एक कविता का एक वो है कि राह पकड़ तू एक चला चल, पा जाएगा मधुशाला। वाह। तो जो मधुशाला अगर हमें पानी है तो एक राह पकड़नी होगी जी। और मेरा जो आपने कहा, जो मेरी विशेषकर जो रुचि है जी, वो मेरी कहानी और नाटक में है। वाह वाह वाह। मुझे कहानियाँ आकर्षित करती हैं। एक कार्यक्रम में मैं आपको बताना चाहूँगी, एक बार मैं गई थी तो वहाँ मुझसे किसी ने पूछा कि आप कहानी का विषय कैसे चुनती हैं, आप कहानी कैसे लिखती हैं? तो मैंने कहा कि कहानी का विषय चुनने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ती, कहानियां हमसे खुद ब खुद टकराती हैं। क्या बात है, क्या बात। आज हम और आप बात कर रहे हैं तो बहुत सी बातों में हो सकता है कोई मुझे ऐसी आपकी बात मुझे मेरे ध्यान में रह जाए जिस पर मेरा दिमाग एक कहानी बुनना शुरू कर देगा। हम मेट्रो में जाते हैं, आप वहाँ देखिए जितने किरदार हमारे आसपास हैं वो सब कहानियां बनती हैं। तो कहानी बता कहते हैं, कहानी हमसे खुद टकराती है आके, हमें ढूंढनी नहीं पड़ती, कहानियां हमारे आसपास परिवेश में घूम रही हैं। तो कहानी और नाटक ये मुझे बहुत आकर्षित करते हैं, क्योंकि नाटक में क्या होता है ना, हम संवादों के जरिए अपनी बात को सीधा सीधा पाठक तक पहुंचा देते हैं। कहानी में हमें थोड़ी सी भूमिका बांधनी पड़ती है, लेकिन नाटक में क्या होता है कि एक जो अभिनय कर रहा है और उसने संवाद बोला, वो किरदार उसमें साथ साथ चलते हैं, तो जो दर्शक है वो बहता है उसके साथ। कहानी में भी वही होता है, कहानी में हमें शब्दों से उसको बताना पड़ता है, वहाँ हम डायरेक्ट संवाद में हम उस चीज को, उस बात को कह देते हैं। कहानी और नाटक में व्यक्ति को लगता है कि वो उसके साथ में प्रयोग हो रहा है, उसके साथ लग रहा है, उसे जी रहा है, उसे लगता है कि ये तो मेरी भी कहानी है, ऐसा तो मेरे साथ भी हुआ था, ये तो मैंने भी महसूस किया था। लेकिन हाँ, बाकी भी जो विधाएं हैं, चाहे वो कविता है, चाहे वो बाल साहित्य है, तो ये सब चीजें भी कहते हैं ना कि थोड़ा थोड़ा आपको अगर मौका मिल रहा है कुछ काम करने का, कुछ सीखने का, तो वो हमें ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि जब जो भी हम करते हैं वो हमें कुछ ना कुछ सिखा कर जाता है। कहते हैं या तो अब अच्छा होगा या बुरा होगा ये तो नहीं पता, लेकिन तजुर्बा बहुत जरूर होगा। तो ये इस चीज़ को लेना चाहिए। तो हर विधा में अगर आपको मौका मिल रहा है, जो भी आपको काम करने को मिल रहा है, उसे पूरी ईमानदारी के साथ करना चाहिए, क्योंकि हर चीज़ से हमें कुछ ना कुछ सीखने के लिए ज़रूर मिलता है। जब हम बाल साहित्य लिखते हैं तो हमें बाल साहित्य में हमें बच्चों के मन को समझने का मौका मिलता है। यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग सी बात है, अगर आप तो मैं बताऊंगी कि जैसे आपने पहले पूछा था मुझसे कि आपको प्रेरणा साहित्य कहाँ से मिली, तो वही बचपन में हम लोग चाचा चौधरी, पिंकी, बिल्लू, ये कॉमिक्स बहुत पढ़ते थे, शायद आपने भी पढ़ी होंगी घर में, और आज भी बच्चे पढ़ते हैं। तो उस जमाने में क्या होता था, मैं ये 90s की बात कर रही हूँ, कॉमिक्स ऐसा नहीं होता था कि हमारे पास
ऐसे पैसे नहीं होते थे कि पॉकेट मनी वाला कोई सिस्टम नहीं था, किराए पर मिलती थी, मुझे किराए पर मिलती थी, 5-5 10-10 पैसे करके शायद वो राशि जी। होती थी। 90 के दशक की मैं बात करूँ तो 1 रुपए में वो कॉमिक मिलती थी। तो हमारी कोशिश रहती थी कि अगर हमें कोई घर में रिश्तेदार आया, वो हमें पैसे दे गया या हमारे पैसे बचे हैं, तो हम उसे संभाल के रखते थे और एक सुबह सुबह जाते थे, 1 रुपया देते थे, उनसे कॉमिक लेके आ जाते थे। फिर कोशिश रहती थी कि जल्दी जल्दी उसको आज पहले मैं पढ़ लूँ, फिर मेरी बहन पढ़ ले, फिर मेरा भाई पढ़ ले, जो भी पढ़ना चाहे पढ़ ले, फिर हम उसे शाम को वापस दे आए। तो उस समय कभी नहीं सोचा था कि एक दिन ऐसा भी आएगा जब वही चाचा चौधरी की कॉमिक, वही डायमंड के साथ मुझे काम करने का मौका मिलेगा, मैं वही चाचा चौधरी की कॉमिक किस दिन रचूंगी, उसको लिखूंगी, ये मैंने कभी नहीं सोचा था। तो कहते हैं ना, अवसर ईश्वर आपको देता है, तो आपको वो उन अवसरों को आपको अपने हाथ से नहीं जाने देना चाहिए, क्योंकि हो सकता है वो आपकी एक मंजिल ना हो, लेकिन आप उससे सीखेंगे बहुत कुछ। क्योंकि सीखना कभी बंद नहीं करना चाहिए। बिल्कुल। सीखने की जो लालसा है वो कभी नहीं छोड़नी चाहिए, किसी भी उम्र में नहीं छोड़नी चाहिए। रिंकल जी, हम आगे बढ़ते हैं। जैसा कि सूत्रों से हमें पता चला है कि देश के कोने कोने से सम्मानित संस्थाएं आपको सम्मान कर चुकी हैं और वो स्वयं को गौरवान्वित महसूस करती है आपको सम्मानित करके। वो सम्मान जब आपको प्राप्त होता है, आपको कैसा लगता है और कौन कौन से सम्मान आपको प्राप्त है? देखिए, सम्मान मिलना तो मुझे लगता है दुनिया में कोई भी ऐसा इंसान नहीं होगा जिसे वो बहुत ख़राब लगता हो। जी। हर किसी को खुशी होती है और ये मेरा सौभाग्य है। मैं इसमें यही कहूँगी कि ईश्वर की मेरे ऊपर विशेष कृपा है, मेरे बड़ों का आशीर्वाद है, आप लोगों का प्यार है, आप लोगों का, मेरे जो कहते हैं ना कि जो मैंने किया है, थोड़ा बहुत जो भी काम किया है, इस सभी का श्रेय उसको ही जाता है कि जिसकी वजह से संस्थाएं अगर सम्मान देती हैं, और जो मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। सम्मान से मैं ये नहीं कहूँगी कि सम्मान होने से कहीं हमारा ऐसा हो जाता है कि नहीं, हम बहुत ही कि ये सम्मान मिल गया तो बड़े उच्च स्तर के हम लेखक हो गए, या जिन्हें नहीं मिला तो नहीं हुए। लेकिन कहते हैं ना कि प्रोत्साहित करने का काम करता है। हम सभी के अंदर ना ओम प्रकाश जी, एक बच्चा जो रहता है ना, वो हमेशा जीवित रहता है और वो रहना भी चाहिए। हम बुजुर्ग भी हो जाते हैं ना, तब भी एक बच्चा हमारे अंदर ऐसा रहता है, जैसे छोटा बच्चा होता है, आपको उससे कोई काम करवाना है, आप उसे एक चॉकलेट दीजिए कि तुम ये करो, मैं तुम्हें टॉफ़ी दूंगा, या अच्छा तुमने ये काम बहुत अच्छा किया, ये लो टॉफ़ी। आप देखिए वो कितना खुश होता है। तो वही बच्चा हमारे अंदर का है ना, वो कुलमुलाता है। और ये जो सम्मान होते हैं या पुरस्कार होते हैं, ये हमें प्रोत्साहित करते हैं कि नहीं, अभी हमें आगे इससे और भी अच्छा करना है और हमें इससे आगे जाना है। अभी हमने ये लिखा तो इसे में हमें और सुधार करना है। क्या बात है। तो वो आपके अंदर ना एक फ्यूल का काम करते हैं कि आपके इंजन को चलाने के लिए ना, या आज की भाषा में कहें तो मोबाइल को अगर आप चार्ज नहीं करेंगे समय समय पर, तो उसकी बैटरी कहीं ना कहीं डाउन हो जाएगी। बहुत अच्छा प्रयोग किया, बहुत अच्छा प्रयोगात्मक आपने हमारे दर्शकों को बताया। और अब हम थोड़ा सा परिवर्तन बदल करते हैं, क्योंकि हमारे दर्शक जो है इधर उधर की बातें सुनकर बड़े बोर से लग रहे हैं, ऐसा लग रहा है। हम चाहेंगे कि चलते चलते आप हमारे दर्शकों को अपनी बेहतरीन, हालांकि सभी रचनाएं एक लेखक के लिए बेहतरीन होती है, जो आपके दिल को छूती है या आपके दर्शकों की वाहवाही ज़्यादा मिलती है, वो रचना हमारे दर्शकों को सुनाए। जी बिल्कुल, ये बात सही है। बहुत लंबी बातचीत हमारी शायद हो गई है और दर्शक कहीं ना कहीं बोर हो भी जाते हैं इससे। एक गीत मेरा है जो मैंने जब भी कहीं सुनाया है ना, लोगों ने उसे बहुत पसंद किया है। क्या बात है। और वो मैं थोड़ा सा मतलब उसमें सुनाती हूँ, गाकर उसमें सुनाती हूँ, लेकिन मैं बहुत छोटा सा ही उसका एक सुनाऊंगी। और ये जो गीत है, ये कहीं ना कहीं मुझे वसीम बरेलवी जी, मैं उनकी बहुत बड़ी फैन हूँ, प्रशंसक हूँ मैं उनकी बहुत। तो उनको ही मैंने दिखाया था, तो उन्होंने कहा ये अच्छा है, तब जाकर मैं लोगों को इसके सामने लेकर आई थी। तो मैं उसके अंतरे से शुरुआत करूंगी कि एक रोज़ यूं ही तुम बेपरवाह मेरी राहों से गुजरे थे। एक रोज़ यूं ही तुम बेपरवाह मेरी राहों से गुजरे थे। तेरे जिस्म की भीनी खुशबू से हम इत्र की तरह महके थे। मैं तेरी सांसों की खुशबू, मैं तेरी सांसों की खुशबू,
सांसों में समाए बैठी वाह 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 वाह। उम्मीद मोहब्बत में तेरी एक दीप जलाए बैठी हूँ। बढ़िया छोटा बढ़िया। सा एक उसका जी और जी है जी कि मैं प्यास मरुभूमि की हूँ, तुम तृप्ति के एहसास से हो। मैं प्यास मरुभूमि की हूँ, तुम तृप्ति के एहसास से हो। मैं अंग से लगती छंदों सी, तुम गीतों के विन्यास से हो। वाह। मैं तेरे होठों की सरगम में, क्या बात है, क्या बात। तेरे होठों की सरगम होठों पे सजाए बैठी। वाह 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 वाह। मैं तेरी मोहब्बत को अपने सीने में छुपाए बैठी। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर प्रस्तुति, बहुत ही सुंदर बेहतरीन कंठ है आपका। आपको बहुत बहुत साधुवाद। और आपने ट्रू मीडिया के पॉडकास्ट के लिए अपना बेशकीमती समय दिया, उसके लिए भी बहुत बहुत साधुवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे भी यहाँ आकर ट्रू मीडिया के इस प्लेटफॉर्म पर और आपसे बातचीत कर बहुत अच्छा लगा, और उम्मीद है दर्शकों को भी हमारी बातचीत पसंद आएगी। और ये सिलसिला अभी शुरू हुआ है, ये पहला और आखिरी नहीं है, ये भी हम दर्शकों को बताना चाहेंगे। चलिए, ओके। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।